नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद भाग से पाठ यह दंत्रित मुस्कान पढ़ाने जा रही हूँ, जिनके कवि हैं नागा अर्जुन जी। तो आइए पहले नागा अर्जुन जी के बारे में जान लें। नागा अर्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद सन 1938 में वे स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागा अर्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागा अर्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इत्यादि। नागा अर्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागा अर्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागा अर्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागा अर्जुन भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक युग के कबीर भी कहा जाता है। पाठ की रूपरेखा देख लें। पाठ की रूपरेखा। यह दंत्रित मुस्कान कविता के अंतर्गत कवि ने एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन किया है। बालक की मुस्कान को अमूल्य माना गया है। बालक की मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में भी रस भर जाता है। साथ ही कवि ने वात्सल्य भाव की भी अभिव्यक्ति कविता में की है। बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। तो अब हम यह दंतुरित मुस्कान पाठ की कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके शब्दार्थ को भी जानते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धुसकर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारी ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आइए अब शब्दार्थ देखें। दंतुरित बच्चे के नए नए निकले दांत, मृतक मरा हुआ अर्थात उदास हृदय वाला व्यक्ति, धूली धुसकर धूल मिट्टी में
सने हुए, गात शरीर, जलजात कमल का फूल, परस स्पर्श, पाषाण पत्थर, शेफालिका एक पौधे का नाम, बबूल कांटेदार पेड़। आइए कविता के भावार्थ को समझें। कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। अर्थात कवि बच्चे के नए नए निकले दांतों की मधुर मुस्कान पर मोहित हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर दे। अर्थात तुम्हारी मुस्कान देखकर मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ जाए। अर्थात इस मुस्कान को देखकर जिंदगी से निराशा और उदासीन लोगों के हृदय में, अर्थात जो व्यक्ति निराश और उदास हो गए हैं, उनके भी जीवन में तुम्हारी मुस्कान देखते ही प्रसन्नता आ जाएगी। अर्थात उनका भी हृदय खुशी से भर जाएगा और उनके जीवन में निराशा समाप्त हो जाएगी। वो भी हर्षो उल्लास से अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। अर्थात तुम्हारे मुस्कान में इतनी ताकत है जो न केवल मन को बल्कि उस वातावरण को भी प्रसन्नचित कर दे। फिर कभी कहता है कि धूल धूल से सने हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है। अर्थात जब बच्चे खेलते हैं तो उनके शरीर में जो धूल लगे होते हैं, उन्हें देखकर कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो कमल की सुंदर फूल जो तालाब को, अर्थात कमल तालाब में होते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो तालाब के कमल को छोड़कर मेरी झोपड़ी, अर्थात लेखक कह रहे हैं कि तालाब, उस कमल जो है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। तुम्हें छूकर, फिर कवि कहते हैं, तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात जो पत्थर दिल वाले व्यक्ति हैं वो भी हे बालक, तुम्हारे मीठी मुस्कान को देखकर पानी बन गए होंगे, जल बन गए होंगे। अर्थात पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारे स्पर्श किया होगा तो वह भी पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र बन गए होंगे। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी, अर्थात बबूल जो होता है वो कांटेदार पेड़ होता है, उससे भी शेफालिका क्या होती है? एक ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें फूल लदे होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि कांटेदार बांस और बबूल के पेड़ भी तुम्हारी मुस्कान को देखकर शेफालिका के फूल की तरह झड़ने लग गए होंगे। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी सहृदय बन गया होगा। कवि को बालक की मुस्कान इतनी मनमोहक लग रही है। अब हम कविता की दूसरी पंक्तियों को पढ़ते हैं और आगे उनके शब्दार्थ भी बताते हैं। तो कविता इस प्रकार है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आँख लूं मैं फिर? क्या हुआ यदि हो सके परिचय न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख और मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान। तो आइए अब इसके शब्दार्थ देख लें। अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखना, फेर लूं हटा लूं, परिचित जाना पहचाना, माध्यम सहारा। तो अब हम
इस कविता के भावार्थ को भलीभांति समझने का प्रयास करेंगे। भावार्थ। कवि को बच्चे की मुस्कान मनोहर लगती है। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। इसी कारण तुम मुझे लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ, अर्थात मैं ही तुमसे आंखें फेर ले रहा हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, किंतु यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे न कराती, मेरे बारे में तुमसे न बताती, मुझसे मेरा परिचय न कराती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं, अर्थात तुम्हारी माँ ने मेरे और तुम्हारे बीच मध्यस्थ का काम किया, अर्थात परिचय देने का काम किया है। मैं तुम्हारे इन नए नए निकले हुए दांतों वाली मीठी मीठी मुस्कान से अपरिचित रह जाता, अर्थात मैं तुम्हारी मीठी मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। कवि यहाँ स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। फिर आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। आइए इसके शब्दार्थ देख लें। चिर लंबे समय से, प्रवासी विदेश में रहने वाला, इतर दूसरा, संपर्क संबंध, मधुपर्क शहद घी दही जल और दूध को मिलाकर बनाए जाने वाला पदार्थ, जिसे कुछ लोग पंचामृत भी कहते हैं, कनखी तिरछी नज़रों से देखना, छविमान सुंदर। तो आइए अब उन पंक्तियों के भावार्थ को भी समझ लें। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, क्योंकि जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है, इसलिए कवि दोनों को भाग्यवान बता रहे हैं। यहाँ फिर कह रहे हैं कि मैं तो सदैव बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही हूँ, एक अतिथि के समान ही हूँ मैं तुम्हारे लिए। हे प्रिय अर्थात हे बालक, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है, अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क ही नहीं रहा अब तक। मैं तो प्रवासी था, दूसरे देश में रहता था, इसलिए मेरा तुमसे कोई अपनत्व नहीं रहा अब तक। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की अंगुलियों में ही आत्मीयता है, अर्थात तुम जब अपनी माँ की उंगलियों को थामते हो वही तुम्हारा अपनापन है, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि
माँ की उंगलियों में अर्थात माँ के स्पर्श में पंचामृत के समान अमृत भरा होता है, जिसे स्पर्श करके बच्चों के जीवन में खुशहाली और नई उमंग उत्साह का संचार होने लगता है। कवि बच्चों का स्पर्श माँ के लिए और माँ का स्पर्श बच्चों के लिए श्रेष्ठ बताता है। फिर कह रहे हैं कवि कि इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नजरों से देख रही हो और तुम्हारी नज़र मुझ पे टिकी हुई है। जब तुम्हारी नज़रें मेरी नज़र से मिल जाती हैं तब तुम मुस्कुरा देते हो। तुम्हारी ये धंतृत मुस्कान देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे वास्तव में बहुत प्रिय महसूस होता है। मुझे खुशी और आनंद का अनुभव देता है। कवि इस प्रकार यह दंत्रित मुस्कान कविता को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह कविता भली भांति समझ में आया होगा। इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे कवि नागार्जुन की कविताएं हैं फसल, जो अब हम उसे भी पढ़ेंगे और समझेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक से कवि नागार्जुन द्वारा लिखित यह दूसरी कविता फसल है। तो आइए कविता फसल को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके शब्दार्थ को भी जानते हैं। तो कविता इस प्रकार है। कवि लिखते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर। आइए शब्दार्थ देख लें। कोटि, कोटि करोड़ों, स्पर्श छूना, गरिमा महिमा, गुणधर्म स्वभाव। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों के भावार्थ को भली भांति समझ लें। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होता है। अर्थात मनुष्य और प्रकृति के मिलने से ही, उनकी सहायता से ही खेती की जा सकती है। इसलिए वह कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियों का ही नहीं, अपितु अनेक नदियां अपना जल देकर उसकी अर्थात खेतों की सिंचाई करती हैं। कवि यहाँ खेतों की सिंचाई को लेकर सहयोग की भावनाओं को स्पष्ट करना चाहता है कि एक खेती की सिंचाई के लिए प्राकृतिक, मनुष्य और नदियों के पानी के सहयोग से ही संभव है। फिर कह रहा है कि उसमें केवल एक दो मनुष्यों का ही नहीं, अर्थात उसमें केवल एक या दो मनुष्यों का परिश्रम का फल नहीं है, अपितु लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम मिलता है और उसमें केवल एक दो खेतों का ही नहीं, अपितु हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है। अर्थात मिट्टी का गुणत्व जब मिलता है तब खेतों की उपज होती है। इससे हजार हजार खेतों की मिट्टियों का गुणत्व को यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति, अर्थात तब वो कहते हैं कि खेतों में लहलहाती फसल तभी पैदा होती है जब इन सब का सहयोग संपूर्ण रूप से मिलता है।
इस प्रकार प्राकृतिक और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही लहलहाते खेत और फसल पैदा होते हैं और यही सृजन संभव करता है। अतः बिना सहयोग के सृजन संभव नहीं है। तो आइए कविता की अगली और अंतिम पंक्तियों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इनके शब्दार्थ को भी जानते हैं। तो कविता इस प्रकार है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो आइए अब कविता के शब्दार्थ को भी देख लें। संदली एक प्रकार की मिट्टी, रूपांतर बदला हुआ रूप, संकोच झिझक, थिरकन नृत्य। तो आइए अब कविता के भावार्थ को भी समझ लें। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है, अर्थात दोनों का सहयोग जरूरी है, इसी से सृजन संभव होता है। इसलिए कवि कहता है कि फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं होता, बिना प्रकृति और मनुष्य के फसल का कोई अस्तित्व प्रकट नहीं होता। वह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिससे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे फसल की सिंचाई होती है। और कहते हैं कवि कि वह तो लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है, अर्थात पूरे सहयोग के साथ फसल की उपज होती है। फिर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, अर्थात उसके उर्वरा शक्ति को प्रकट करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जिसमें फसल को बोया गया है उस मिट्टी की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इसे बोने के लिए एक व्यक्ति नहीं बल्कि कईयों के सहयोग से फसल बोए जाते हैं, तब जाकर सृष्टि का फसल का निर्माण होता है। फिर कह रहे हैं वो तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, वो जो बोया जाता है वो इन्हीं सूरज की किरणों का ही रूप है जो फसल बन जाते हैं। कह रहे हैं जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली है। फिर कह रहे हैं साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग है, अर्थात हवा और धूप के सहयोग से भी फसल का निर्माण होता है। इस प्रकार इन सबके सहयोग से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। भाव यह है कि फसल को पैदा करने में सूर्य की किरणों एवं हवा का भी सहयोग होता है। सभी की मेहनत व परिश्रम से ही फसल का निर्माण संभव है। तो इस प्रकार कविता के माध्यम से कवि परस्पर सहयोग की भावनाओं को पूर्णतः स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको फसल कविता के भावार्थ समझ में आए होंगे। आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।